अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इमरान खान की रिहाई से जो बात सलमान अकरम राजा ने की है, ये भाई तो हम बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। अब यानी क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और 2047 में जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इंडिया से बेहतर बना रहे हैं, कि जो ख्वाब दिखा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 1947 के बाद इस निज़ाम के अंदर एक पैरेलल सिस्टम लेकर आ रहे थे। वो क्या कहते हैं, वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जो मुल्क की बाकी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपको याद होना चाहिए कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले के अंदर जुलाई में फ़ैसला हुआ था। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने 13 रुकनी बेंच था, और उस वक्त जस्टिस काजी फाजिल साहब ने भी अपनी गलती मान ली, जमाल खान मंदूखेल ने भी अपनी गलती मान ली थी, उस बात को सामने रखते हुए कि सिंबल नहीं लिया जाना चाहिए था। अब सिंबल लिया गया। अब सिंबल ले जाने के बाद आप आइन की हैयत को बदल देंगे, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है। और माइनॉरिटी फ़ैसला था, चूँकि जस्टिस नईम अफ़गान का ताल्लुक़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से था। जस्टिस काजी फाजी साहब समझ सकते हैं, और इनको जज लगाने वाले कौन थे वो भी आप समझ सकते हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस नईम अफ़गान, उन्होंने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी, जिस तरह की बातें कही थी, नामुनासिब कहा गया। उसके बाद आपको पता है उस मखसूस नशिस्तों में वजाहतें भी आईं, और लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दायर नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सवाल तो उठना चाहिए ना कि आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दाखिल करके इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया। मैं कोशिश करता रहा हूँ इसके ऊपर। देखें, मैं इलेक्शन सिंबल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह चीज़ों को नहीं ले सकी। टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, इसके लिए मैंने सेक्शन 215 की वारीज़ को चैलेंज किया। आपको पता लाहौर हाई कोर्ट में, और आज भी मामला ज़ेर तो आया, और उसमें लार्जर बेंच नहीं बनाया गया, और हम ख्याल बेंचेस और जजेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है आप और क्या मेरे मुंह से सुनेंगे। इसी तरह यहाँ भी क्या किया कि आइन में तरमीम की गई, यानी आइन में नहीं तरमीम की, कानून के ज़रिए आइन में तरमीम की गई कि वो सीटें जो है ना किसी थर्ड पार्टी को दे सके। यानी ये जुल्म और ज़्यादती नहीं देखना, आंखें बंद रखनी है, यानी जो कुछ जुल्म हुआ वो भूल जाना है सारी बातों को। मैंने वो दोनों प्रोविजनें चैलेंज की, और आज लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा भी है। पिछले दिनों मैंने जब लगी और मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब मामला टेकअप किया, क्या हुआ कि ना फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को वो दरख्वास्त फिक्स हो गई। और मैं उससे पहले भी कह रहा था कि जजेस पूरे किए जा रहे थे आइनी बेंच के, यानी ये नहीं आइनी बेंच के जजेस आप सुप्रीम कोर्ट से ले सकते, तो क्यों नहीं लिए गए। एक सवाल तो उठता है ना, क्यों नहीं लिए गए। इसका जवाब दे सकते हैं कि आइनी बेंच के जजेस सुप्रीम कोर्ट में से बाकी जजेस क्यों नहीं लिए गए। आज भी अगर बैठाना है तो मैं इसमें आपके सामने पहले कह चुका हूँ कि पहले 27वीं तरमीम का 26वीं तरमीम का पहले फ़ैसला हो, उसके बाद इस केस को सुना जाए। और मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ, ठीक है ना जी। जस्टिस काजी फाजिल साहब जो जुल्म किया ना इस कौम के साथ, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत नहीं होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उन्होंने जिस तरीके से काम किया, कन्फ्यूजन पैदा की, वजाहती दरख्वास्तें, ये सारा। और लेकिन इलेक्शन कमीशन, देखें इलेक्शन कमीशन आज भी वही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर इलेक्शन कमीशन नए मेंबर आ जाते तो बहुत आसानी थी कि ये फ़ैसला जो उन्होंने गलत किया है वो फ़ैसला बदला जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्हीं को रखा गया। 26वीं आइनी तरमीम ने इतनी ज़्यादतियाँ की हैं उस निज़ाम के साथ, आप समझ सकते हैं कि किस हद तक निज़ाम को खोखला किया 26वीं आइनी तरमीम। 26वीं आइनी तरमीम में जहाँ जजेस पैकिंग या जजेस भर्ती करने के प्रोसेस के हवाले से सारे प्रोसेस को देखा, और कोर्टें अपनी मर्ज़ी की मुताबिक ले जाने की कोशिश की वहाँ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को भी वही बरकरार रखा। अब बड़ा अहम मामला है, बड़ा अहम वक्त है कि हमें आई सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जब बात है तो 26वीं आइनी तरमीम पहले सुनने की बात की जाए, उसके बाद आगे बात करिए। यानी ये ना हो कि जनाब हम ये बातें ही करते रह जाएं और वो जो काम लेना है वो काम ले जाया जा सके, ठीक है जी। और 6 मई को समाअत मुकर्रर है। आइनी बेंच अभी बन चुका, और जो हुआ उससे 8 मई के फ़ैसले की पेशेगोई करने में मज़ीद, मैंने पेशेगोई किया, यहाँ तो पता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ तो देखना जजेस अब आए हैं, जो जजेस लगाए गए हैं, जजेस ऐसे तो नहीं लगाए गए ना, यहाँ पर जजेस पिक एंड चूज़ किए गए, पिक एंड चूज़। कोई मेरिट तो नहीं था, कोई पर्चियाँ तो नहीं डाली गई थी। पहले
जजिस को कहा गया जनाब ये फ़िट नहीं है चीफ जस्टिस के तौर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे मान लिए गए? तो ये सवाल तो उठेंगे ना, और बातें भी बड़ी होंगी। यानी क्या तरीका, मैं वो कई दफ़ा मैं फिर वो मुहावरा आपके सामने जिक्र करता हूँ, ये मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप्स के हवाले से बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें जिक्र किया, मैंने कहा ये तबाही और बर्बादी के हवाले से ये ग्रुप बहुत ज़िम्मेदार है। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मुझे बैठे हुए। उन्होंने कहा बचपन में ना ये वो खेला करते थे, वो भूंड आता था येलो कलर का, वो गर्मियों में आया करता था, डंग मारा करता था, तो हम ना उसका पीछे पकड़ते थे, पकड़ के उसका पीछे से वो डंग निकाल देते थे, दुम के पास होता था डंग, और उसके बाद धागे के साथ बांध के छोड़ देते थे। वो डंग निकला होता था, तंग तो कोई नहीं करता, लोगों के ऊपर जाता, भूंडा आ गया, एकदम धागे से खींच देते थे जब काटने लगता था, और वो डर जाता था। ठीक है ना जी। तो हालत ये होगी, ये डंग पहले निकल गया, धागा बंधा हुआ है, जो मर्ज़ी कर लें, ये उनकी मिसाल है, ये मेरी दी हुई मिसाल नहीं है। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो है ना 27वीं आनी तरमीम की तरफ लेकर जाएगा, ये याद रखिएगा। एहसन इकबाल का कहना है कि 2047 में भारत पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। और अच्छा कमाल की बात ये है कि वो 2047 तक ये ग्रुप ज़िंदा रहेगा, तब की बातें हैं ना। आज हम 2025 में बैठे हैं, उसके 22 साल बाद की बात कर रहे हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी 1947 से लेकर आज तक की है, वो आपके सामने, यानी 75 साल तारीख़ आपके सामने लिखी गई। लेकिन यहाँ क्या IMF के कर्ज़े, फिर यहाँ जुनैद सफदर कोई आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, इस तरह बिलावल भुट्टो तो ऑलरेडी होंगे, हो सकता है कोई आसफा भुट्टो के बच्चे आ जाए या और ख़ानदान। तो यानी वही लोग जो है ना यहाँ आकर इस सिस्टम के पे छाए रहे, इस सिस्टम को पकड़ी रखें, इस सिस्टम को खींची रखें। ये याद रखना है आपने, आपको तारीख़ और 70 साल जो पाकिस्तानी या 75 साल तारीख़ ज़रा आपको याद है हज़रत कायद आज़म के साथ क्या हुआ था, एम्बुलेंस के साथ जो बातें आ रही हैं, फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ था, हमने लियाकत अली ख़ान के साथ नहीं देखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ नहीं देखा हमने मैं ये भी बात करूँगा कि ये अगर आप देखें, आप जनरल ज़िया के साथ क्या हुआ, जाने इन बातों को छोड़ता हूँ, मैं ज़रा इस तारीख़ की तरफ आपको लेके चलता हूँ। और हम बड़ा मुहब्ब वतन कहते हैं नवाज शरीफ को, वो तो इस मुल्क से निकलना है, जिसको हम कहते थे गद्दार है, उसमें इस मुल्क में ही फांसी दे दी गई। यानी ये तो पाकिस्तानी तारीख़ है ना, यानी इसका निज़ाम जो है ना वो क्या रह गया है। ठीक है ना जी। और सवाल तो बड़े उठते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की जगह क्यों साफ़ कर दी, आज तक निकाल सके, आज तक हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल पकड़ सके हम? अब बताएं तो सही ना। और लेकिन चलें, आज मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, महंगाई, करप्शन के इल्ज़ामात, अवामी मसाइल, सारा कुछ याद हो। यहाँ इमरान खान याद आता है, इमरान खान जो बात वो कह रहा है, और ये क्या करता था, अकेला ही हुआ, मैं अकेला हुआ इस निज़ाम का। शफाफियत की बात, अवामी विजन की बात, बड़ा फ़र्क है। इमरान खान ने हमेशा इन चीज़ों के लिए असास प्रोग्राम, सेहत गार्ड, पनाहगाह, इतने मनसूबे हैं, खारजा पॉलिसी, दिफा, हर एक काम में इमरान खान ने जिस तरह से इस कौम के लिए मदद की, असूल पसंदी और इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर इमरान खान ले आए, और वो चीज़ें आगे तरक्की के बायस बनती रही। जहाँ तक सलमान अकबर राजा के इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में, वो मैं जब बात कर रहा हूँ, ये बात उस वक्त से बात कर रहा हूँ, ये कोई अनोखी बात नहीं है। अब बाहर आने देते या नहीं जाने देते, ये $1 मिलियन सवाल है। बाहर तब तक नहीं इमरान खान साहब आते, मैं समझता हूँ, जब तक या तो कोई डील ना हो जाए, डील से मुराद ये है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, वो इमरान खान करने वाले नहीं हैं, जब तक लोग सड़कों पे ना आए। अब ये तो मैंने आपके सामने सारे 4 केसों में सज़ा हुई थी, तोशाखाना 1 में, तोशाखाना 2 में, वो दोनों में सज़ाएँ सस्पेंड है और अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। साइफ़र केस निस्तो नाबूद, बरियत हो गई। इमरान खान वाहिद सियासतदान है जिसने यहाँ फेस करके, इस तरह इद्दत के केस में भी अब 190 मिलियन के पाउंड में सज़ा हुई है, वो सस्पेंशन लगी है, वो सस्पेंशन में ज़मानतें बनती हैं, वो अगले हफ्ते तो नहीं, इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है जून तक इमरान खान साहब की वो ज़मानतें पॉसिबल हो सकें। हाँ, 9 मई की ज़मानतें जो है वो डेट लगी हुई है, वो एक आर्गूमेंट होंगे, फिर आगे जाएंगे, को 5-7 दिन लगेंगे, हो सकता है 15 दिन के अंदर 9 मई वो ज़मानतें लिखी हुई हैं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर 26 नवंबर के हवाले से केसेस आएंगे कि जहाँ कहेंगे, बातें तो करेंगे ना इस तरह के केसेस जितने भी हैं, फिर ये कोशिश करेंगे डे टू डे ट्रायल चलाने की,
तो इमरान खान की अगर ज़मानतें हो गई और बाहर भी आ गए किसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो फिर ये उनको अदालतों में घसीटने की कोशिश करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, जो मैं बात पहले दिन से कहता आया हूँ। लेकिन जब तक आप एक वाइब्रेंट स्टैंड नहीं लेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, खुल कर मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक हालात मुश्किल नज़र आते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।